सुने सब? तो देखोगे यहाँ हम लिख चुके हैं टॉप 20 क्वेश्चंस, परंतु इसमें आएंगे टॉप 10 ही क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आएंगे? टॉप 10 ही क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको बहुत ही 3 से 4 प्रश्न लगने की संभावना अधिकांश है। 3 से 4 प्रश्न लगने की संभावना अधिकांश है। और फिर नेक्स्ट डेज में 10 क्वेश्चन जो है कि बीबीआई टॉप क्वेश्चन होती है, इसको आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ तक कि जो क्लास पे किए हैं रेगुलर में, उसका ये सभी टॉपिक क्लियर ही होगा। यहाँ तक देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न क्या है? असंग जनन, या जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन भी कहते हैं। सुने सब? क्या कहते हैं इसको? असंग जनन या अनिषेक जनन। अर्थात इन्हें अनिषेक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनिषेक जनन को पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पार्थेनोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, या असंग जनन या अनिषेक जनन क्या है। और यहां तक तो सब लोग जानते हैं कि अनिषेक जनन क्या है, लेकिन ये अलैंगिक जनन से किस प्रकार से भिन्न होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो देखेंगे, अनिषेक जनन की परिभाषा तो सब लोग जानते हैं, बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। लेकिन इन्हें हम लोग असंग जनन भी कहते हैं। जैसे में क्या होता है जीवों में, ये पादपों में लीची है, पपीता है, अंगूर है, ये सभी में क्या होती है? अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा ये सभी फलों का निर्माण होता है। लेकिन जीव जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म कहा जाए तो जैसे में मधुमक्खी होती है, मक्खी होते हैं, ये सभी में असंग जनन या अनिषेक जनन की विधि पाई जाती है। तो ये बताओगे हमें कि असंग जनन, ये जो पॉइंट है आपको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? ये अच्छी बात। यहां देखेंगे कि यह अलैंगिक जनन से किस प्रकार से भिन्न है। तो असंग जनन तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में हम लोग पढ़े हैं अमीबा के बारे में। ये अमीबा अर्थात पैरामीशियम विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें ये किसी भी भाग द्वारा विभाजन होने के फलस्वरूप नई संतति का निर्माण होता है। तो इस विभाजन की जो भाग होती है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कायिक भाग कहते हैं। कायिक अर्थात जो भाग वृद्धि करता है, उन्हें ही कायिक भाग कहते हैं। लेकिन ये असंग जनन में कायिक भाग जो होते हैं, वह वृद्धि नहीं करता है। इसलिए ये कायिक भाग के आधार पर ही असंग जनन या अनिषेक जनन अलैंगिक जनन से कहीं भिन्न होता है। अरे यार, क्लिक नहीं ना करना। देखोगे यहाँ अलैंगिक जनन जो है जीवों के किसी भी कायिक भागों द्वारा, कायिक भाग अर्थात वह भाग जो बाह्य भाग होती है वृद्धि करता है अधिकांशतः, जिसके द्वारा नई संतति का निर्माण हो सकता है। लेकिन अनिषेक जनन में किसी भी कायिक भाग द्वारा जनन नहीं होता है, उसमें युग्मक का विभाजन के फलस्वरूप नई संतति का निर्माण होता है। इसलिए ये अलैंगिक जनन कहीं भी असंग जनन से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये प्रश्न है, पुरुष जनन तंत्र में वृषण के कार्य को बताइए। यहां पर जान रहे हैं पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र कौन सा होता है? वृषण होता है। तो इस वृषण का क्या कार्य है, इसको बता रहा है। यह जान रहे हैं कि वृषण मानव नर का प्रमुख जनन अंग कहलाता है। मानव नर का प्रमुख जनन अंग कौन सा है? वृषण है। और इसका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। इसके लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई कितनी? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और यह जिस थैली में स्थित होता है, ये प्रत्येक वृषण जो होते हैं, ये वृषण जिस थैली में स्थित होता है, इस थैली को क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम कहते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं। और ये वृषण कोष में स्थित होता है, और इसमें या इससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण के किस भाग से शुक्राणु का निर्माण होता है? तो वृषण में लगभग में 250 क्या होते हैं? कक्ष होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? वृषण पालिका कहते हैं। 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। और प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 सूक्ष्म कुंडलित नलिका होती है। कैसी नलिका होती है?
कुंडलित नलिका होती है, और यही कुंडलित नलिका जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं या शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और ये शुक्रजनक नलिका से किसका निर्माण होता है? शुक्रजनक नलिका से किसका निर्माण? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब यहां पर हम लोग जानते हैं, देखेंगे कहा जा रहा है, इतना समझ लें, यह ब्रीसन कोश में स्थित होता है। सब लोगों को पता है कि ये ब्रीसन कोश को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। और इस स्क्रोटम में कौन स्थित होता है? ब्रीसन स्थित होता है। ब्रीसन कोश में एक थैली जैसी धानी होता है जिन्हें हम लोग ब्रीसन कोश कहते हैं, और इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा एंड्रोजन, ये पॉइंट है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये दो हार्मोन जो होती है इसी से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? तो इस ब्रीसन से उत्पन्न होते हैं। अब इसके नेक्स्ट में देखते हैं, और यहां बताया गया है कि प्रत्येक ब्रीसन में लगभग कितने ब्रीसन पालिकाएं होती है? 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ब्रीसन पालिका। और प्रत्येक को ब्रीसन पालिका कहते हैं, तो लगभग 250 ब्रीसन पालिकाएं होती है। एवं प्रत्येक ब्रीसन पालिका में कितने सूक्ष्म कुंडलित नलिका होती है? 1 से 3 सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं होती है, जिन्हें शुक्रजनक नलिका कहते हैं या स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। और इसी स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब यहां तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये, सार्धन ब्लॉटिंग तकनीक से आप क्या समझते हैं? ध्यान से देखोगे, जैसे बताया जा रहा है कि सार्धन ब्लॉटिंग तकनीक यह एक तकनीक है। तकनीक का मतलब क्या? प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। प्रोसेस का अर्थ एक प्रक्रिया से माना जाता है। एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जैसे किसी भी जीवों के शरीर में डीएनए दिया जाता है या डीएनए होता है, ये सब लोग जानते हैं। इस डीएनए के सैंपल को, इस सीक्वेंस को, उसमें विशिष्ट डीएनए विन्यास, डीएनए विन्यास जो होती है, विन्यास का मतलब क्या? जैसे ये डीएनए का अनुक्रम हो जाता है, ये 3 डैश से 5 डैश हो जाता है, और ये 3 डैश से 5 डैश हो जाता है। तो इसमें एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होती है, फिर मान लेते हैं साइटोसिन है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ा होता है डीएनए में, और थाइमिन हमेशा एडेनिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, ये ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन फिर ग्वानिन से जुड़ा होता है। तो ये डीएनए में, डीएनए के विन्यास का मतलब क्या होता है कि एक अनुक्रम, किसका अनुक्रम? तो नाइट्रोजनी क्षार, अर्थात इस डीएनए में दिए गए नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? विन्यास कहते हैं। तो यही नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम को पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग डीएनए को काटते हैं। किसी भी जीवों के शरीर से, शरीर की किसी भी कोशिकाओं को लेकर के, उसके कोशिकाओं के केंद्रक में जो डीएनए पाई जाती है, जैसे ये कोशिका है, कोशिका के केंद्रक होती है, केंद्रक में डीएनए होता है, और इस डीएनए को हम लोग निकालते हैं। और डीएनए को निकालने के बाद इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा, अर्थात जिन्हें इस सीक्वेंस को पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली वह जैव अभियंत्रिकी तकनीक है। जैव अभियंत्रिकी का मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें डीएनए खंड के इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा, कौन सा? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा, अर्थात जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा डीएनए को सबसे पहले हम लोग काटते हैं। डीएनए को काटने के लिए जिम्मेवार एंजाइम कौन से होते हैं? तो सबसे पहले डीएनएज भी लिख सकते हैं, या हेलिकेज भी लिख सकते हैं, या पॉलीमरेज भी लिख सकते हैं। अब यहां जानते हैं कि पॉलीमरेज, हेलिकेज या डीएनएज के द्वारा क्या किया जा रहा है? डीएनए के सीक्वेंस को काट देते हैं हम लोग, और डीएनए के सीक्वेंस के काटने के बाद इसे एक परख नली में रख करके, एक परख नली में रख करके इसमें एगारोज जेल मिलाते हैं। एगारोज जेल मिला करके कैथोड एनोड द्वारा इसमें इलेक्ट्रिक, अर्थात इलेक्ट्रिक प्रवाह किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है। और विद्युत धारा प्रवाह करने से डीएनए के प्रत्येक सीक्वेंस जो होते हैं, डीएनए के क्षार जो होती है, यह एक श्रेणी में अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यही एक हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया, जिसे हम लोग जोरदार प्रक्रिया मानते हैं या प्रो प्रक्रिया मानते हैं, जो डीएनए और इसकी पहचान करने में आसान करता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? सार्धन ब्लॉटिंग तकनीक कहते हैं। अब यहां जान रहे हैं हम लोग सार्धन ब्लॉटिंग तकनीक के बारे में समझ रहे हैं कि यह एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? तो यह सिंपल सा प्रोसेस है क्या कि किसी जीवों के डीएनए से, किसी जीवों के डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार के एक निश्चित अनुक्रम को पता लगाने की एक विधि है। नाइट्रोजनी क्षार के एक अनुक्रम को पता लगाने की विधि है। तो इसमें पता कैसे लगाया जाता है? तो पता लगाने के लिए सबसे पहले डीएनए के टुकड़े को हम काटते हैं। डीएनए के टुकड़े को इसके द्वारा काटा जाता है, और काट करके फिर एक परख नली के माध्यम से इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा इसे पृथक किया जाता है। और यही पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग?
सार्दन ब्लॉटिंग तकनीक कहते हैं। यही एक प्रोसेस जिसे सार्दन ब्लॉटिंग तकनीक कहा जाता है। अब ध्यान से सुनोगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या। अब यहां देखोगे, ये प्रश्न है कि डीएनए डीएनए संपरीक्षक या प्रोब, ये डीएनए संपरीक्षक या डीएनए प्रोब क्या होता है। ये इसका जय प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी थोड़ा सा ये भी सही है लेकिन प्रौद्योगिकी लिखा जाता है। ये जय प्रौद्योगिकी में इसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीएनए प्रोब का इस्तेमाल पहले प्रयोग ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो सबसे सिंपल से जानते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो होती है, जिन्हें हम लोग पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और ये पुनर्योगज डीएनए के द्वारा जो नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं, तो इस उत्पाद में जो जीन पाई जाती है, और इसी जीन या डीएनए के टुकड़े को हम लोग प्रोब जीन कहते हैं या प्रोब डीएनए कहते हैं। अब देखोगे, कहा जा रहा है कि डीएनए प्रोब का इस्तेमाल रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने में किया जाता है। रिकम्बिनेंट अर्थात एक जीवों से डीएनए को काटते हैं, दूसरे जीवों में जोड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया ही रिकम्बिनेंट डीएनए होता है। और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही यह किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में ही किया जाता है। यह सामान्य क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है। यह लाभदायक की जगह पर हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए ये एक बंद क्षेत्र में किया जाता है, जिसे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र कहते हैं। और जिसमें बहुत उपयोगी है आनुवंशिक प्रौद्योगिकी, जैसे जिसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव, ये दोनों जीवों के डीएनए को हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये दोनों जीवों के डीएनए को निकाल करके क्या कर देते हैं, इसे मिश्रित रूप कर देते हैं, अर्थात मिश्रित करके एक नए डीएनए तकनीक बनाते हैं, नया डीएनए बनाते हैं। और उस नए डीएनए के अणु जो विभाजित करके फिर से सम्मिलित किया जाता है, फिर से एकत्र किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों से डीएनए को अलग अलग कर दिए। मान लेते हैं ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक, तो इसके डीएनए को अलग कर देते हैं और इसके डीएनए को अलग कर देते हैं। फिर ये दोनों डीएनए को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये डीएनए को जोड़ने की विधि अर्थात यहाँ सम्मिलित करता है। ये सम्मिलित करने के का एक उद्देश्य होता है, जिसमें खास डीएनए खंड को अलग करके उसे ऐच्छिक रूप से हम अपनी इच्छाओं के आधार पर जिस प्रकार के जीवों में प्रवेश कराना होता है, इसलिए यह प्रक्रिया को अपनाते हैं। और एक हाइब्रिडाइजेशन जैसे जीव ये पादप बनाते हैं या जीव को बनाते हैं, जो एक उत्कृष्ट जीव होता है। तो ऐसे जीवों को ध्यान से देखोगे, कह रहा है क्या कि इसका उद्देश्य एक खास डीएनए खंड को अलग करना और ऐच्छिक रूप से इसकी स्थिति में डीएनए अणु को इंसुलेट करना होता है। इंसुलेट करने का मतलब होता है उसमें स्थापित कर देना, उसमें प्रवेश करा देना। जैसे एक जीवों से डीएनए को हम लोग काट दिए, डीएनए को काट करके दूसरे जीवों में डीएनए को प्रवेश करा दिए, दूसरे जीवों में डीएनए को प्रवेश कराए, तो इसमें भिन्न लक्षण जो प्रकट होंगे, यही भिन्न लक्षण जो होती है यह डीएनए प्रोब कहलाता है। इसके जो डीएनए का समुदाय होगा, यही डीएनए का समुदाय डीएनए प्रोब कहलाएगा। और इससे क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखोगे, ये कहा जा रहा है इसमें नए तैयार उत्पाद को ये रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। अर्थात जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं, डीएनए को इंसुलेट करने के बाद दूसरे जीवों में इंसुलेट कर देते हैं, उसके बाद जो डीएनए प्राप्त होता है, जो जीव प्राप्त होती है, उसके डीएनए को रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इस रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में जो मददगार होता है, तो क्या मददगार होती है, तो जैसे में एगारो जेल होते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, तो ये सभी रसायन अर्थात डीएनए के अनुक्रम के समूह को क्या कहा जाता है, डीएनए प्रोब कहते हैं। और इस जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए प्रोब का क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि बीटी कॉटन बनाने में प्रयोग करते हैं। बीटी कॉटन अर्थात बेसिलस thuringiensis से एक कॉटन अर्थात कपास के बीजों के साथ संकलित करा करके नए बीज प्राप्त करते हैं, जिन्हें पीड़क प्रतिरोधी पादप भी कहा जाता है। और ये तंबाकू बनाने में किया जाता है। फ्लेवर सेवर एक टमाटर बनाने में किया जाता है, जिसकी फ्लेवर जो होते हैं हमेशा सेफ रहते हैं, इसमें कीट लगने की संभावना नहीं होती। और गोल्डन राइस जिसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा बढ़ाने के लिए इसका उपयोगिता किया जाता है, इसके उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए इतना क्लियर, आगे देखते हैं। यहां देखते हैं ट्रांसजेनिक जंतु, जिसे पारजीवी जंतु कहा जाता है, इसके लाभों का वर्णन करें। इससे लाभ क्या होता है, इसे बनाने में क्या किया जाता है, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जीन को ट्रांसफर किया जाता है। ये जीवों के डीएनए के खंडों को, अभी जैसे हम डीएनए प्रोब पढ़े उससे ही रिलेटेड ये भी है। अर्थात इसमें भी डीएनए के खंडों को, डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को दूसरे जीवों में प्रवेश करा करके भिन्न लक्षण प्रकट किए जाते हैं।
इसमें डीएनए के ये टुकड़े को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद इसके भिन्न लक्षण जो होंगे वह प्रकट होगा। अब देखोगे ये डीएनए का टुकड़ा यहां से इसके डीएनए के टुकड़े को हम काट लिए और इसमें क्या कर दिए, इंसुलेट कर दिए। इंसुलेट का मतलब जोड़ दिए, और जोड़ देने के बाद इस जीव का डीएनए जो होता है इसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो यही परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हम लोग जीन को ट्रांसफर करते हैं, और जीन को ट्रांसफर करने की विधि ही क्या कहलाती है, ट्रांसजेनिक। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसजेनिक कहते हैं। और ऐसे एनिमल बनाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। और ये जंतु बनाने से हमें क्या फायदा है, क्या लाभ है, तो इनसे अधिक दूध, मांस, अंडे का उत्पादन किया जा सकता है या इसके उत्पादन में लाया जा सकता है। अब यहां जानते हैं इसे दूध, मांस और अंडे ये सभी के उत्पादन अधिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए हम लोग ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। जैसे में सबसे पहले एक गाय बनाया गया था, जिस गाय का नाम क्या था, रोजी। और यही रोजी गाय जिसके दूध में सबसे अधिक क्या पाई जा रही थी, तो बीटा ग्लैक्टोएल्ब्यूमिन, और ये सबसे अधिक पाई जा रही थी, जिससे उसके प्रतिरोधक क्षमता अधिक उत्पन्न हो रहा था। तो ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ही ऐसे जीन को ट्रांसफर करके नए जीव बनाई जाती है। अब यहां जानते हैं कि इस प्रकार से उत्पन्न जीवों में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी उच्च होता है। ऐसे जीवों में रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होती है वह बहुत उच्च होता है, यह रोग का प्रतिरोध करता है, अर्थात ऐसे जीवों में रोग उत्पन्न होने की क्षमताएं बहुत घट जाती है। अब यहां देखेंगे इनसे प्राप्त जीव अधिक कार्यशील होते हैं, और इनसे जो प्राप्त जीव होते हैं, जैसे जीन को रूपांतरित करके जो हम जीव बनाते हैं, ये जीव अधिक कार्यशील क्षमता वाले होते हैं, अधिक कारगर होते हैं, अधिक उपयोगी होते हैं। अब यह जानते हैं ये जंतु आर्थिक संरचना सुदृढ़ करने में के आधार स्तंभ माना जाता है। आर्थिक संरचना मतलब ये जानते हैं कि ये गाय जो थी, अर्थात ये जीव जो था, इसमें मांस की उत्पादन क्षमता कम था, और डीएनए को बदलने के बाद ऐसे जीव उत्पन्न हुए जिसमें मांस की क्षमता या उत्पाद की क्षमता अधिक प्राप्त होती है। तो अधिक प्राप्त होगी इसमें, तो इससे कहीं आर्थिक इकोनॉमिकल इसका बढ़ेगा या घटेगा, अधिक बढ़ जाएगा। अब ये मान लेते हैं कि ये 10,000 में बिकने वाला गाय होगी, तो किसी तरह से ये 50,000 में बिकने वाली गाय होगी, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। उत्पादन क्षमता के आधार पर ही, गुणवत्ता के आधार पर ही किसी भी जीवों का विकास और इसके आर्थिक क्षमता में आधार पर विकास होता है, आर्थिक संरचना का भी विकास होता है। तो अब यहां पर समझ लिया हम सबसे पहले ट्रांसजेनिक जंतु बनाने से क्या क्या लाभ होता है। तो इसमें अधिक दूध, मांस, अंडे के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और इस प्रकार के उत्पन्न जीवों में रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत अधिक होती है, अर्थात रोग होने की संभावना बहुत कम होती है, और इनसे प्राप्त जीव जो होते हैं वो अधिक कार्यशील होते हैं, कार्य करने योग्य होते हैं, और ये जंतु बनाने से हमारी आर्थिक संरचना में अधिक वृद्धि होता है, आर्थिक इकोनॉमिकल में अधिक वृद्धि होता है। इससे व्यापारीकरण करने के लिए लोगों के पास अधिकांशतः पैसे की आर्थिक इकोनॉमिकल पूरा हो सकता है। अब जानते हैं नेक्स्ट, देखेंगे सोहोपजीविता और एक कॉमनलिज्म। क्या है सोहोपजीविता और कॉमनलिज्म के बारे में हम लोग जानते हैं। इसे कहा जाता है, सोहोपजीविता का मतलब जानते हैं ऐसे पारस्परिक प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों जीवों को क्या होता है, लाभ होता है। कहा जा रहा है इसमें सोहोपजीविता में दोनों स्पीसीज यानी दोनों प्रजाति, ये दोनों स्पीसीज का मतलब क्या, दोनों जातियों के जीवों को, प्रजातियों के जीवों को क्या होता है, एक दूसरे को फायदा देते हैं, अर्थात दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होती है। अब ये प्लस का साइन क्या दर्शाता है, प्रॉफिट अर्थात लाभ को दर्शाता है। जैसे में लाइकेन जो है, लाइकेन एक सूचक है किसका, SO2 प्रदूषण का सूचक है, जिसमें किसका निर्माण होता है, तो कवक का निर्माण होता है और फफूंद का निर्माण होता है। तो ये दोनों किसके कारण विकसित हो रहे हैं, सल्फर ऑक्साइड के कारण विकसित हो रहे हैं। तो ये लाइकेन इसका सूचक माना जाता है। कवक और फफूंद ये दोनों को क्या हो रहे हैं, इसमें सोहोपजीविता का उदाहरण माने जाते हैं। ये दोनों का दोनों लाभ उठाते, लाभ अर्थात फायदा उठाते। अब यहां जान रहे हैं ऐसा भी होता है जैसे गाय भैंस जो चरते रहते हैं उसके आसपास में बगुला होते हैं, कौवा होता है, पक्षियां होती, ये सभी जो होते हैं जब गाय भैंस चरते रहती है आसपास में, तो ये अपना भोजन को ग्रहण करते रहते हैं, इसे भी फायदा है। और उस जंगल से जो कीट पतंगे उड़ती है, इस कीट पतंगों को वह कौवा, तोता या बगुला जो भी होते हैं यह खाते हैं, इन्हें दोनों को फायदा होती है। इसलिए यह उदाहरण गाय और कौवा या तोता या हम कह सकते हैं बगुला, ये सभी जो होते हैं सोहोपजीविता का उदाहरण में आता है।
लेकिन ये कॉम्युनलिज्म जो है यह एक ऐसी स्पीसीज है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, स्पीसीज नहीं प्रक्रिया होती है, जिसमें केवल एक ही प्रजाति को, इसको केवल एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है और न ही हानि होता है। अब यहां जानते हैं क्या करें इसमें कि एक स्पीसीज को फायदा पहुंचता है जबकि दूसरे को न लाभ और न घाटा होता है, न इसको न फायदा होती है न ही घाटा होता है। और इस रिश्ते की, इस तरह के रिश्ते को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्युनलिज्म। इसे हिंदी में कहा जाए तो सोपकारिता। क्या कहते हैं? इसे सोपकारिता कहते हैं। अब यहां जानते हैं, जैसे में उदाहरण बताया गया ऑर्किड, एवं यह आम के पौधे के ऊपर होता है, तो आम पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है, परंतु ऑर्किड में विकास होता है कि नहीं? ऑर्किड में विकास होता है। और एक ये उदाहरण आ जाते हैं और एक और भी उदाहरण आते हैं, जैसे में ध्यान से देखेंगे एक और उदाहरण आते हैं, जैसे व्हेल, व्हेल मछली जो होती है, इस व्हेल मछली के ये शरीर पर बर्नेकल होता है। बर्नेकल अर्थात उस पर घोंगे के समान नहीं ना, तो देखोगे ये प्रश्न तो सभी लोगों को पता होगा कि शराब और अल्कोहल के दुष्परिणाम क्या हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। शराब और अल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करना है। उसको बंद कर दो। अब यहां देखेंगे शराब और अल्कोहल के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इसके अत्यधिक सेवन करने से, शराब और अल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने से कुछ महत्वपूर्ण हानिकारक प्रभाव होते। ये इस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसलिए महत्वपूर्ण लिखा गया, नहीं तो इसमें महत्वपूर्ण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ रहे? देखेंगे ये कुछ हानिकारक प्रभाव तो होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हानिकारक प्रभाव, ऐसा कुछ इस हानिकारक प्रभाव पर ध्यान देने योग्य बातें होती है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण बताए गए। सबसे पहले कह रहा है कि कार्य क्षमता का अपेक्षाकृत काफी घट जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो अल्कोहल दारू शराब पीने वाले होते हैं, एक मिनट, तो देखोगे शराब और अल्कोहल के दुष्परिणाम, शराब और अल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने वाले लोग जो होते हैं उसे कार्य करने की क्षमता अर्थात कार्य करने में मन नहीं लगता, किसी भी प्रकार से कार्य करने में उसकी अपेक्षाकृत क्षमता जो होती है ना, कार्य करने की दर, वह घट जाता है, काफी घट जाता है। उन्हें काम करने में मन नहीं लगता है, केवल ऐसे नशा और ऐसे ही नशा करने योग्य वह जीव बन जाते हैं, व्यक्ति बन जाते हैं। अब ध्यान से देखोगे दूसरा कह रहा है कि मानसिक विकार उत्पन्न होने लगता है। ये लोग जो होते हैं ऐसे केवल आगे विकसित कैसे बने और विकास किस प्रकार से क्षेत्र को विकास किया जा सकता है, अपने आप को विकास करे, डेवलप करे, इसके बारे में वह नहीं सोच पाते हैं। उसके मानसिक विकार जो होती है, मानसिक रूप से वह रोगग्रस्त हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है मानसिक विकार, जो अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ पाते हैं। और इसके यकृत जो होते हैं ये भी खराब हो जाते हैं। यकृत का मतलब क्या होता है? लीवर। लीवर जो होते हैं ये डैमेज हो जाती है कि अत्यधिक सेवन करने से, दारू शराब अल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने से। नेक्स्ट पॉइंट है देखेंगे यकृत खराब हो जाना और रक्तचाप काफी बढ़ जाता है। रक्तचाप का अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होती है सामान्यतः 120/80 होता है, mm प्रति hg माना जाता है, लेकिन इससे कहीं सामान्य से अधिक हो जाता है, उन्हें दिल के दौरा जैसी स्थिति होने लगती है। तो यह केवल शराब और अल्कोहल जैसे दुष्परिणामों का प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है इसमें हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। अत्यधिक सेवन करने से, सिगरेट का भी अल्कोहल का भी लगातार अत्यधिक सेवन करने से हृदय संबंधी, फेफड़ा संबंधी सभी प्रकार के रोग हो जाते हैं। और यहाँ पर होशो हवास लिखना चाहिए, होशो श्वास लिखा हो, तो होशो हवास का खो जाना होता है, ध्यान रखा करोगे। ये होश हवास पूरा खो बैठते, अपने आप को भी पहचानने में असमर्थ हो जाते और एक दूसरे से हमेशा
बेतरतीब ढंग से व्यवहार करते हैं, बुरे व्यवहार करते हैं। और ऐसे में, ऐसी स्थितियों में अचानक हृदय गति रुक जाता है। ऐसे स्थितियों में ऐसे व्यक्तियों के अचानक से हृदय गति, हृदय की स्पंदन रुक जाती है, जिससे उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु जैसे स्थिति संपन्न हो सकता है, संभव हो सकती है। कैंसर रोग का भी हो जाना संभव हो सकता है। जैसे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, यह अत्यधिक सेवन करने से, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने से अपना होश आवास खो बैठते हैं, तो यथ तथ कहीं भी गिर जाते हैं, टकरा जाते हैं, जिससे यदि नस जो होती है वह जाम हो जाए, शरीर के सेलों में यदि गांठ बन जाती है, तो वह एक कैंसर का रूप ले सकता है, और वही कैंसर एक दिन इसकी मृत्यु का कारक बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है इसमें, संतति नियंत्रण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। संतति नियंत्रण अर्थात जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, जन्म देने के लिए बच्चों को नियंत्रित करा, अर्थात बच्चों को जन्म दो, क्या कहा जाता है, आरसीएच कार्यक्रम के आधार पर बताया जाता है कि बच्चे दो ही अच्छे कहे जाते हैं ना, और हम दो हमारे दो, ये नारा भी दिया गया था परिवार कल्याण में। तो इस आधार पर बच्चों के संख्या को नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में इसके अंतर्गत मानसिक, अर्थात जिन्हें हम लोग मानसिक संयम का अर्थ होता है आत्म संयम, मानसिक संयम या आत्म संयम बरतना आवश्यक होता है। अर्थात मासिक चक्र के एक निश्चित अवधि में, ये आत्म संयम का अर्थ क्या होता है? आत्म संयम अर्थात संबंध बनाने से, संभोग करने से अपने आप को बचाना, ये बचाना, या एक निश्चित क्रम, आर्तव चक्र के, आर्तव चक्र जो होते हैं 28 दिनों में पुनरावृत्ति होती है, लेकिन ये 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तो इस अंडोत्सर्ग की क्रिया में, अंडोत्सर्ग की क्रिया के फलस्वरूप यदि क्या कर रहा है कि प्राकृतिक विधि में इसके अंतर्गत मानसिक या आत्म संयम तथा मासिक चक्र एक निश्चित अवधि में संभोग वर्जित रखा जाता है। अब यहां जानते हैं हम लोग कि आत्म संयम का अर्थ होता है अपने आप पर संयम बरतना, संबंध बनाने से, संभोग करने से अपने आप को रोकना, ये आत्म संयम कहलाता है। और दूसरा कहला रहा है कि आर्तव चक्र 1 से 28 दिनों में पुनरावृत्ति होती है, इसके 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, और इस अंडोत्सर्ग की क्रिया के फलस्वरूप या 14वें दिन के उपरांत यदि संबंध बनाते, संभोग करते हैं, तो वह निषेचन होने की संभावना अधिकांश बढ़ जाता है। तो इस एक निश्चित अवधि के दौरान 14वें दिन से 21वें दिन के बीच यदि संबंध बनाने की से रोका जाए, तब निषेचन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, अर्थात वह बच्चे को जन्म देने से, निषेचन होने से रोका जा सकता है। यही कहा जा रहा है कि एक निश्चित अवधि में संभोग से वर्जित रखा जाता है, यही 14वें दिन निषेचन करने से रोका जा सकता है। अब देखोगे ध्यान से, 14वें दिन ही नहीं, 14वें से 21वें दिन के बीच। और दूसरा है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या बताया जा रहा है कि यांत्रिक संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधन जो है इस मार्केट में, क्षेत्रों में उपलब्ध है, इसका प्रयोग करके ऐसे निषेचन को रोका जा सकता है, और ये अप्रत्याशित गर्भधारण को रोक सकते हैं, या गर्भधारण को रोका जा सकता है। इसके लिए सशक्त, सशक्त का मतलब बहुत ही कठोर, अर्थात संसाधन उपलब्ध है, बहुत ही कठिन है। यह जानते हैं कि पुरुषों के लिए यह लेटेक्स से, लेटेक्स का मतलब रबर से बना हुआ एक कंडोम्स होते हैं, तथा स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के डायाफ्राम सर्वाइकल कैप में मौजूद होते हैं। विभिन्न प्रकार के ये डायाफ्राम, जैसे में कॉपर टी भी आते हैं, ये कॉपर टी, और ये बोल्ट आते हैं। और देखोगे रासायनिक विधि, रासायनिक विधि में बताया जा रहा है शुक्राणुनाशक क्रीम है, जेली है, पेस्ट है, अर्थात विभिन्न प्रकार के टैबलेट, टैबलेट जो है इसे मुखीय गोली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और गर्भ में भी रखा जाता है। इसके द्वारा भी संभोग को के पूर्व इसका इस्तेमाल किया जाता है, योनि में लगा दिया जाता है, जिससे शुक्राणु को स्खलित होते ही नष्ट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ जान रहे हैं, ये शुक्राणुनाशक जैसे में क्रीम का उपयोग करते हैं, जेली होती है, पेस्ट होते हैं, या टैबलेट होता है। टैबलेट भी जैसे में मादा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक माला डी टैबलेट होता है, एक सहेली होता है, ये और भी विभिन्न प्रकार के टैबलेट होते हैं, जिसके उपयोग करने से, कब उपयोग किया जाता है? संभोग के पूर्व उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे टैबलेट ऐसे जिसे और ये झाग जेली जैसे क्रीम को योनि में लगा देने से
यदि संबंध बनाने के दौरान शुक्राणु अस्खलित होता है तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। और नेक्स्ट जानते हैं सर्जिकल विधि। इसके द्वारा परिवार नियोजन का अस्थायी प्रबंध किया जाता है। सर्जिकल का मतलब होता है ऑपरेशन, अर्थात बंध्याकरण विधि। इस बंध्याकरण विधि द्वारा इसमें नॉन में शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। ये तो सभी को पता है, क्या कहते हैं कि शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है। और यह पुरुष नसबंदी कराने के फलस्वरूप वह कभी भी शुक्राणु को बाह्य अस्खलित करने योग्य नहीं होते हैं। और शल्य क्रिया द्वारा स्त्री को भी नसबंदी किया जाता है। मादा में भी फैलोपियन नली को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का अंदर में प्रवेश नहीं हो पाता है, ये अंडाणु से निषेचित नहीं हो पाता है, जिससे वह निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगा और वह गर्भधारण जैसी स्थिति नहीं हो पाएगी। देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान से सुनोगे। कहा जा रहा है कि जिसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं, शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिन्हें पुरुष नसबंदी कहते हैं। लेकिन शल्य क्रिया द्वारा स्त्री को भी नसबंदी किया जाता है। इसमें स्त्रियां के अंडाशय को नहीं काटा जाता, फैलोपियन नली को काटा जाता है। ये फैलोपियन नली को काटकर धागे से बांध देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मादा नसबंदी कहलाता है या नालबंदी कहलाता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखोगे कुक्कुट पालन, जिन्हें हम लोग मुर्गी पालन भी कहते हैं, इससे क्या समझते हैं? ये यहां पर मुर्गी पालन लिखना था, देखोगे मुर्गी पालन, मुर्गा पालन कोई भी देखोगे ध्यान से। मुर्गी पालन में घरेलू मुर्गियां व तीतर बत्तखों लिखना चाहिए था, आदि को देखभाल किया जाता है। मतलब ये तीतर होते हैं, बत्तख होते हैं और ये मुर्गियां, ये सभी को देखभाल, लालन पालन एवं इसके उत्पाद जैसे में मांस होते हैं, अंडा, ये सफल प्रबंध किया जाता है, जिन्हें हम लोग मुर्गी फार्म प्रबंधन कहते हैं। अर्थात सिंपल से समझ लेते हैं कि घरों के आसपास क्षेत्रों में ही, कुछ दूर क्षेत्रों में मुर्गी जैसे बत्तख, तीतर, ये सभी को देखभाल किया जाता है, ताकि उससे हमें उत्पाद प्राप्त हो। क्या? मांस होते हैं, अंडे प्राप्त होती है। इसके प्राप्ति के लिए ही हम लोग उसका लालन पालन करते हैं, उसकी देखभाल किया जाता है। और इससे पूर्ण रूप से देखभाल करना ही मुर्गी फार्म प्रबंधन कहा जाता है या कुक्कुट फार्म प्रबंधन कहते हैं इसको। और इसकी सफलता के लिए फार्म के क्षेत्रफल के हिसाब से मुर्गियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, या मुर्गियों की संख्या में रखा जाता है। मुर्गियों की संख्या अत्यधिक होती है तो उसे अंडे की अभी अत्यधिक उत्पादित होती है, जिससे उसकी संख्या में वृद्धि करके और फार्म को बेहतर बनाया जा सकता है और इससे आर्थिक इकोनॉमिकल अधिक अर्जित किया जा सकता है। कहा जा रहा है मुर्गी को रोगों से बचाव करने के लिए और टीके, अर्थात मुर्गियों को रोग से बचाव करने के लिए टीके का इस्तेमाल किए जाते हैं। टीके का प्रयोग करना और सांप, बिल्ली और कुत्ते जैसे ये जीवों से बचाने के लिए भी व्यवस्था करना अनिवार्य होता है। ठंड गर्मी के मौसमों में भी बचाव की अलग से व्यवस्था करना और उसे पौष्टिक आहार की आवश्यकता उपलब्ध कराना ही जरूरी होता है। यदि ये सभी पर ध्यान रखते हैं और ये ध्यान देते हुए ही मुर्गी फार्म अर्थात मुर्गियों एवं बत्तखों जैसे पक्षियों को अगर पालन करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लालन पालन करते हैं, जिन्हें हम लोग कुक्कुट फार्म प्रबंधन या मुर्गी पालन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब देखोगे हरित क्रांति पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। अब कहा जा रहा है इसमें कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से। अर्थात सिंपल से ये हरित क्रांति, गेहूं जो है यह सबसे महत्वपूर्ण फसल माना जाता है हरित क्रांति का। लेकिन हरित क्रांति का शब्द ये संबंध है खाद्यान्न उत्पादन, अर्थात खाने वाली अन्नों में उत्पादन की मात्रा वृद्धि करने के लिए, उत्पादन क्षमता में बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। खाद्य उत्पाद को बढ़ाने के लिए केवल समझते हैं जितने भी खाने वाले फसल होती है उसको बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होती है, उत्पाद में वृद्धि लाते हैं और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति। अर्थात विभिन्न प्रकार के फसलों के उपज करते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ही
उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, फसलों में वृद्धि लाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। इस भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था, 1960 में। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन। और पूरी दुनिया में किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बार्लॉग। नॉर्मन ई बार्लॉग जो यह विश्व में हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान देने वाले व्यक्ति, और भारत में उच्च किस्म के बीजों के द्वारा हरित क्रांति में फसल की पैदावार को बढ़ाने वाले व्यक्ति ये एम.एस. स्वामीनाथन को बनाया जाता है। और हरित क्रांति को लाने में निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या क्या है? हरित क्रांति से क्या लाभ होती है, हमें इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां जानते हैं कि हरित क्रांति अर्थात क्या? तो उत्पाद में वृद्धि। किस प्रकार के उत्पाद में वृद्धि? तो खाद्यान्न उत्पादन, अर्थात खाने वाले जितने भी अन्न होते हैं, ये सबके उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए हम लोगों को फसल में क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंध करना होता है। सिंचाई के लिए अर्थात पानी की भी आवश्यकता होती है, तो वह उपयुक्त प्रबंध हो। जिस समय मृदा में नमी नहीं होती है, उस समय मृदा में नमी लाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, और यह सिंचाई करना अनिवार्य होता है। और दूसरा बताया जा रहा है वैज्ञानिक विधि के दृष्टिकोण से यह कृषि क्षेत्र में उपयोग में लाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या? तो हाइब्रिड बीज। ये हाइब्रिड बीज का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड बीज का उपयोग किया जाता है जिसमें फसल की पैदावार जो होती है अत्यधिक होता है, और पीड़क प्रतिरोधी पादप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें कीट पतंगे नहीं लगती है, जिससे फसल की पैदावार और अधिक वृद्धि करता है। और यह जानते हैं अच्छे तथा उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों का उपयोग करना। अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक, जहां पर बताया जाता है कि विभिन्न प्रकार के रसायन का प्रयोग ना करके कार्बनिक खेती करना चाहिए। कार्बनिक उत्पाद या उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ये कार्बनिक उर्वरक का उपयोग करके ही फसलों में हमेशा ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाए रखा जा सकता है, और ह्यूमस की मात्रा जब हमेशा बढ़े रहेगा तो फसल की पैदावार अधिकांशतः होगी। और कहा जा रहा है कि फसलों को खराब होने तथा नुकसान होने से बचाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रबंध किए जा सकते हैं। और उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए ये हरित क्रांति को लाया गया था। हरित क्रांति को क्यों लाया गया? तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए, अर्थात फसलों को खराब एवं नुकसान होने से बचाने के लिए, और अच्छे उपज या अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों के प्रयोग से ये फसलों में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए ही, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा मोनोहाइब्रिड या हाइब्रिड जैसे बीज का उपयोग करके, पीड़क प्रतिरोधी पादपों का उपयोग करके फसलों में वृद्धि लाया जा सकता है, उत्पादन में वृद्धि लाया जा सकता है। तो अब हो गई द इंड सुबंध।